हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही गर्म जो मुद्दा है, गर्म पॉलिटिकल मुद्दा भी कह सकते हैं आप, या यहाँ से आपके एग्जाम से रिलेटेड मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, यहाँ से प्रश्न आने ही वाला है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आपको पता होगा कि वक्फ बोर्ड जो संशोधन विधेयक था वो लोकसभा से पारित हो चुका है 2025 का। ठीक है। तो इससे जानने से पहले मैं आप सभी से बता दूं कि इस टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे तो एनालिसिस करेंगे, या फिर से जो भी हम लोग फैक्ट पढ़ेंगे वह केवल एग्जाम व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, पहली बात। तो एग्जाम व्यू से भी पढ़ने के हम लोग केवल प्रयास करेंगे। बाकी पॉलिटिकल मुद्दा तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे XYZ पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी की तरफ से नहीं बोला जा रहा है, या किसी भी पार्टी से कोई बिलोंग नहीं है। ठीक है। मेन बात यह है कि जैसे आपको पता होगा, याद होगा 2019 में एक ऐसे ही अमेंडमेंट आया था। ठीक है, CAA करके। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था 2019, विधेयक आया था, नागरिक संशोधन विधेयक। तो वो जब आया था, ठीक उस समय भी ऐसे र्यूमर फैलाए गए थे। ठीक है, ऐसे अफवाह फैलाए गए थे, ऐसे अफवाह फैलाए गए थे कि जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है मुख्य रूप से, या फिर से जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उन लोगों को भारत से बाहर निकालने के लिए यह विधेयक लाया गया है। ऐसा बहुत सारे बवाल जो है भौकाल मचाया गया था। इसमें आप लोगों ने देखा भी 2019 में बहुत सारे जगहों पे तोड़ मरोड़ ये सारी चीज़ें की गई, और बहुत सारी हिंसा, या फिर से देखिए, आंदोलन करना तो अपना जो है अधिकार है, वो अलग चीज़ है। जो गलत चीज़ है उसकी आलोचना करना भी अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ जिसमें प्रावधान ना हो, उस सारी चीज़ों को एक र्यूमर की तरह फैलाना, ये कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी का या कार्य हो, XYZ कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी किसी घर की खर्चा चलाएंगे नहीं, सीधी बात है। वह केवल चुनाव जीतने तक ही सीमित है। दूसरा चीज़, लोकतंत्र में हमको नीतियों को बदलने के लिए, नीतियों को कार्यान्वयन करने के लिए कौन किस तरह से कार्य कर रहा है, उस तरह से हम अपने आने वाले समय में अपने मत का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वो अलग चीज़ है। तो और मत का प्रयोग करना पर्सनल मामला है, व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, सामूहिक मामला तो है नहीं। तो इसमें ठीक वैसे ही जैसे CAA जब आया था, यानी नागरिक संशोधन जब विधेयक आया था, ठीक ना, 2019 में, तो उसमें रिमर फैलाया गया था कि नहीं नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को यहाँ से बाहर मतलब निकाल दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें। जबकि उसमें ऐसा चीज़ कोई था नहीं। उसमें क्या था, आप लोग ने पढ़ा भी होगा कि जो भारत के पड़ोसी मुल्क के पड़ोसी जो देश हैं, उन वहाँ पे जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग हैं, वो अगर भारत में आना चाह रहे हैं, अगर भारत में रह रहे हैं, उसका टाइमलाइन भी दिया हुआ था उससे पहले, तो उनको नागरिकता, उनको अगर लेना चाह रहे हैं तो उनको नागरिकता यहाँ की मिल सकती है। वो जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स भी उसमें जो किए गए थे, जब वर्ष अलाउड किया गया था, वैसे बौद्धिज्म हो, जैनिज्म से हो, हिंदूज से हो, जो भी हो। ठीक है। मतलब उसमें ये स्पष्ट कहा गया था कि वैसे लोग जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं और वहाँ पे माइनॉरिटी हैं। अब आप कहेंगे कि तो वहाँ पे जो माइनॉरिटी नहीं है, क्या वो नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन जो वहाँ पे, जहाँ पे जैसे आप देखे भी होंगे, कहीं की बात किया है, एक माइनॉरिटी होता है, तो जिस अगर कोई देश, अगर उसका एक, अगर वो धार्मिक देश है, तो उस देश में अगर कोई दूसरा कम्युनिटी रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं से सारी चीज़ें होती हैं, आपने देखा भी होगा। तो वहाँ के जो कम्युनिटी है, जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, अगर वो आना चाह रहे हैं कि हम यहाँ वहाँ पे हमको दिक्कत है, यहाँ पे सारी चीज़ें, तो गाइडलाइंस उसके लिए किए गए थे। ठीक है, इस समय जो ये आया हुआ है, वक्फ बोर्ड के संशोधन आया हुआ है, ऐसा नहीं कि वक्फ बोर्ड इससे हटा दिया जा रहा है, ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि वक्फ बोर्ड को हटा दिया गया, नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब ये क्या करता था, जैसे यह इसका यावरी कहानी आज से शुरू नहीं है। इवन ब्रिटिशर्स जो थे, जब दिल्ली में आए 1911 के आसपास, तो जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र किए, उस समय एक लैंड एक्वायर करके यहाँ के, और चूंकि मुगल साम्राज्य हुआ करता था, तो लैंड एक्वायर करके और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाए, दिल्ली बनाए। ठीक है। तो उसके बाद से 57-56 वर्ष बाद ये बोर्ड बना, वक्फ बोर्ड बना। ठीक है, अच्छी बात है, उसके लिए नहीं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें जो लैंड एक्वायरिंग वाला जो सिस्टम था, ये किसी के भूमि को कभी भी जो कह देना कि नहीं, ये इसका, ये सारी चीज़ें, तो उसमें ये सारे कुछ प्रावधानों में जो है संशोधन किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अब इसमें बहुत सारे लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा ही नहीं, बल्कि जैसे जो कुछ ऐसे लीडर्स हैं,
कोई भी लीडर्स हो, किसी भी पार्टी का हो, र्यूमर फैलाने से क्या होता है, डेमोक्रेसी या हिंसा जो होती है उसको बढ़ावा मिलता है, और कहीं ना कहीं उसके चपेट में जो गरीब तबके के लोग हैं वही आते हैं, क्योंकि जो र्यूमर फैला कर जिस फायदा लेना होता है पार्टियों को ही जाता है, वास्तव में जो फायदा है वो गरीब को नहीं है। वो तो ना समझ है, नहीं समझ रहा है, लिटरेसी जितना है भारत में उस हिसाब से ही वो समझेगा, तो सीधी बात है कि उसको जो बताया जाएगा उस बात पे अमल कर लेगा, सीधी बात है। तो उसको सही तथ्य बताया जाए, ठीक। तो ऐसा चीज इसमें फिर मैं आने मतलब जैसे आ रही है, आप लोग ने देखा भी होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि र्यूमर फैलाया जा रहा है कि मस्जिद को एक्वायर कर लेगा, या फिर से मस्जिद जो है ये हटा दिए जाएंगे, ये सारे कर दिए जाएंगे, इस बिल में ऐसा किया गया है प्रावधान। ऐसा कुछ नहीं है इस बिल में, ठीक है। तो इस बिल को देखिए, कोई भी अमेंडमेंट आ रहा है तो उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद से वो सारी चीज़ें करना चाहिए। हाँ, इसके भी कुछ आलोचनात्मक तथ्य हैं जिसके तहत आलोचना बिल्कुल करना चाहिए, जो चीज़ जो पॉइंट आलोचनात्मक है उसको करना चाहिए। अब किस तरह से इसको मौलिक अधिकार का या धार्मिक स्वतंत्रता का किस तरह से एवेल्यूशन कर रहा है, उस वे में भी हम लोग देखेंगे, उसका भी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में यहाँ से भी जा सकता है या आलोचना कैसे किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये जो र्यूमर जो फैलाने वाली जो बात है वो गलत चीज़ है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं लोकसभा में। अच्छा, ये अब जो अभी से ये नहीं चल रहा है, वोट संशोधन की बातें जो है, ये नहीं कि एकाएक एक दिन में आया है, एक दिन में पारित हो गया, ऐसा नहीं है। आज बहुत समय पहले से, लगभग एक छः साल, सॉरी 6 माह या 8 माह या 10 माह पहले से ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उसमें आपने देखा कि बिल आया था, ये जो ये विधेयक आया था, विधेयक आने के बाद से क्या हुआ था, जेपीसी को दिया गया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया था। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी थी वह पूरा संशोधन करने के बाद, पूरा डिस्कशन करने के बाद तब सदन को फिर पेश की है, और जब सदन को पेश की है तब यह फिर से लोकसभा में लाया गया है। अब लोकसभा में जब ये लाया गया है तो जो फैक्ट है उसमें ये याद रखिएगा कि 288 जो है वह पक्ष में वोट पड़े हैं, और फाइनली 232 जो है इसके आसपास विपक्ष में वोट इसमें पड़े थे, या जो अभी लोकसभा में पारित, तो फाइनली लोकसभा में पारित हो चुका है, ठीक है। रात को 2 बजे तक डिस्कशन हुआ, लगभग सॉरी 8 है या 18 घंटे, ऐसे सपोज दैट, आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेंगे, उतने समय तक इस पर डिस्कशन हुआ है। और डिस्कशन होना अच्छी बात है कोई भी विधेयक पर। अब ये नहीं कि 8 घंटा 5 घंटा 1 घंटा, ये नहीं, जितना ज़्यादा डिस्कशन हो उतना ही अच्छा चीज़ होता है, क्योंकि उसमें अगर ऐसा कोई चीज़ होता है तो उसमें संशोधन या वह सारी चीज़ें और अच्छी तरह से बन के उभरती हैं, ठीक है। तो डिस्कशन होना अच्छी बात है। तो 200, ये याद रखिएगा, 288 पक्ष में वोट पड़े हैं, तो लोकसभा से फाइनली यह विधेयक जो है पारित हो चुका है इस समय, ठीक है। अब ये गया है राज्यसभा में, राज्यसभा में जब पारित हो जाएगा तो पहुंचेगा कहाँ, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो फिर राष्ट्रपति की मुहर लगेगी, सहमति मिल जाएगी, तो विधेयक क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। अब ये किस आर्टिकल के तहत ऐसा होता है, आपने पढ़ा होगा संविधान में, आर्टिकल 111 जब पढ़ेंगे, अनुच्छेद 111, उसमें प्रावधान है कि आर्टिकल की कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास, अब संवैधानिक संशोधन विधेयक को छोड़ के कोई विधेयक ऐसा अगर जा रहा है तो, और अगर धन विधेयक को कहा जाए उसको भी छोड़ के, ऐसे सामान्य विधेयक कोई भी जा रहा है तो राष्ट्रपति के पास क्या कह सकती है, या तो उसमें सहमति दें, या सहमति न दें, या पुनर्विचार के लिए लौटा दें। और पुनर्विचार के लौटाने के बाद अगर पुनः फिर उनके पास ऐसा जाता है तो उसके लिए उनकी बाध्यता है कि सिग्नेचर उनको करना पड़ेगा, सहमति देनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें हैं। वही धन विधेयक के संदर्भ में देखा जाए तो या तो सहमति दे सकते हैं या तो सहमति नहीं दे सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते हैं। ठीक वैसे ही आप देखेंगे कि जो संवैधानिक संशोधन का विधेयक जो 368 के तहत प्रावधान किया गया है, जिसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, उसके अकॉर्डिंग कोई विधेयक अगर पारित होकर दोनों सदनों से जाता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के पास केवल और केवल एक ही है चीज़ें कि उनको सहमति देना ही पड़ता है, ना ही वो असहमति के लिए लौटाएंगे और ना ही वो क्या कर सकते हैं, ये पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकते हैं और असहमति भी प्रकट नहीं कर सकते हैं, सहमति उनको देना ही पड़ता है उस समय, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रावधान थे कुछ पार्लियामेंट से संबंधित, मैंने इसमें तथ्य बता दिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 288 और 232 है, तो यह कैसे पास हुआ होगा, यहाँ पे विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, ठीक है। तो लोकसभा से फाइनली पारित हो गया है। आइए देखते हैं हम इसके प्रावधानों के बारे में। तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 क्या है, उम्मीद विधेयक वक्फ संपत्ति प्रबंधन, पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव पेश करता है ये। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि नोट्सबुक आईएएस पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, जिसमें 35 टेस्ट हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, चाहें तो ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन 999 और ऑफलाइन आप 4999 में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 है क्या,
तो जिसे उम्मीद विधेयक के नाम से भी जाना जा रहा है, ये 2 अप्रैल 2025 को क्या हुआ, लोकसभा में अभी पारित हुआ है। मैंने बताया ही आपको। अभी होता क्या है, जो भारत में वक्फ परिसंपत्ति है या संपत्ति है, उसके प्रशासन और प्रबंधन में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए प्रस्ताव करने के लिए, यानी महत्वपूर्ण बदलाव किसमें करने के लिए लाया गया है, प्रशासन और प्रबंधन का जो है इसमें बदलाव के लिए लाया गया है प्रस्ताव। यह कानून वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने का प्रयास करेगा और उसका उद्देश्य क्या होगा कि वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता को बढ़ाना और साथ ही सिस्टम के भीतर लंबे समय से चली आ रही जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए बनाया गया है। अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि क्यों लाया गया है, ठीक है। अब ये किसी को बिना बताए कोई व्यक्ति गया, अमेरिका पढ़ने गया, अगले दिन कहा वक्फ बोर्ड ने कि ये हमारी संपत्ति है। अच्छा, उसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो वक्फ बोर्ड जो कहता है किसी संपत्ति को कि मेरी है, उसमें ये नहीं है कि मुस्लिम पूरे कम्युनिटी के लोगों को उसमें कोई हिस्सा मिल जाता है, ऐसा नहीं है। और केवल एक विशेष फैमिली की परिवार जो है आगे बढ़ती है, बाकी सबकी नहीं बढ़ती। अगर सब कम्युनिटी की बढ़ती, यानी मुस्लिम समाज में ही सभी लोगों को अगर बढ़ती, सभी लोगों का उस तरह से, तो बहुत अच्छी बात होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यह केवल इसमें पारदर्शिता ही नहीं है, जवाबदेही भी नहीं है, तो इसको बढ़ाने के लिए लाया गया है, ठीक है। मूल रूप से 2024 में पेश किया गया था इसको। संसदीय समिति, मैंने बताया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी, वो कमेटी ने समीक्षा किया, समीक्षा करने के बाद परामर्श दिया, उसके बाद से लोकसभा में यह विधेयक को पेश किया गया है और लोकसभा में पारित हो गया है। उसके बाद से कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। अब वक्फ संपत्ति होता क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लें। वक्फ संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जिसे मुस्लिम किसी खास धार्मिक या धर्मांत या निजी उद्देश्य के लिए दान करते हैं, ठीक है, दान करते हैं। अब संपत्ति का स्वामित्व ईश्वर का माना जाता है कि हाँ ये अल्लाह का है, ईश्वर का है, गॉड का है, ठीक है, जबकि इसका लाभ निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए ही दिया जाता है, ठीक है। तो स्थापना में देखेंगे तो वक्फ की स्थापना लिखित विलेख, कानूनी दस्तावेज या मौखिक रूप से की जा सकती है। ये सारी चीजें उसमें प्रावधान था। उपयोग या स्थिति देखा जाए तो किसी संपत्ति को वक्फ के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि उसका उपयोग लंबे समय तक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, तो उसको वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें। अब परिवर्तनीयता क्या है, एक बार जब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है तो उसे दानकर्ता द्वारा अगर वो चाहे कि पुनः प्राप्त कर ले या परिवर्तित कर ले, तो परिवर्तित वो नहीं कर सकता है। यानी एक बार वक्फ बोर्ड ने किसी जमीन पे, किसी भूमि पर, किसी लैंड पे अपना दावा ठोक दिया, दावा कर दिया, तो फिर दोबारा उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर दोबारा उसे आप ले नहीं सकते हैं, ठीक। ये सारी चीजें हैं इसमें। तो अब और सभी इस्लामी देशों में देखा जाए तो वक्फ पर संपत्तियां नहीं है, लेकिन भारत में है। जैसे तुर्की में देखिए, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, इवन जॉर्डन, ट्यूनीशिया में, इराक में, ये सब मुस्लिम देश हैं, इसके बावजूद भी वहाँ पे वक्फ की कमी है, वक्फ नहीं है। इसके विपरीत देखेंगे, भारत में वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा शहरी भूस्वामी है, यानी जिन्हें एक अधिनियम के तहत कानून संरक्षण भी प्राप्त है। और आप देख सकते हैं कि नंबर 3 पे आता है भारत में वक्फ बोर्ड लगभग 8.7 लाख परिसंपत्तियों की देखरेख करता है, जिसमें 9.4 लाख एकड़ भूमि शामिल है और जिसका मूल्य लगभग आप देख सकते हैं रुपये 1.2 लाख करोड़ है, इतना है, ठीक ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो वक्फ बोर्ड सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद भारत में सबसे बड़ा भूस्वामी है, समझ सकते हैं, ठीक है। यानी वक्फ बोर्ड जो है सशस्त्र बल और भारतीय रेलवे, इसके बाद से 3rd नंबर पे सबसे ज़्यादा भूस्वामी लैंड स्वामी किसके पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। रेलवे देखिए, रेलवे के बाद इन्हीं का नंबर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। भारत में वक्फ का अस्तित्व दिल्ली सल्तनत की शुरुआती दिनों से ही शुरू थी। फिर सुल्तान मोइनुद्दीन शैम गौर ने अब इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं। मुल्तान की जामा मस्जिद को 2 गांव समर्पित किए थे और सिखों को इस्लाम को इसका प्रशासक नियुक्त किया गया था। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत और उसके बाद इस्लामी राजवंश फले फूले, फिर वक्फ संपत्ति की संख्या धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ने लगी। फिर ब्रिटिश राज आया। ब्रिटिश राज्य में क्या हुआ, 19वीं सदी के अंत में प्रीव्यू काउंसिल ने वक्फ की आलोचना करते हुए इसे सबसे खराब किस्म की शाश्वतता बताया और इसे अमान्य घोषित कर दिया था, ठीक है। फिर 1930 में मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम ने ब्रिटिश आलोचना के बावजूद भारत में वक्फ प्रणाली को क्या रखा, बरकरार रखा, ठीक है। तो ये कुछ हिस्ट्री है। फिर वक्फ अधिनियम 1954 आया स्वतंत्रता के बाद। तो भारत भर में वक्फ पर संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने के लिए वक्फ अधिनियम 1954 पेश किया गया था। और ये क्या किया कि विभिन्न राज्यों वक्फ बोर्डों के तहत काम की देखरेख के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया 1964 में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापना किया गया, जिसमें वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 9(1) के तहत प्रावधान के तहत स्थापित किया गया राज्यों के द्वारा। एक इसमें किया गया, तो एक बोर्ड की ये स्थापना की गई, एक निकाय की स्थापना की गई। फिर 1995, यही असली विवाद यहीं से शुरू होता है, वक्फ अधिनियम 1995 का। यह 1995 को
भारत में वक्फ परिसंपत्ति धार्मिक बंदोबस्ती के प्रबंधन और विनियमन को मजबूत करने के लिए पेश किया गया था 1995 में। अब इस कानून ने क्या किया था कि अन्य संपत्ति कानूनों पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त किया था, यानी किसी कोई भी संपत्ति हो उस पर सर्वोच्च अधिकार इसी का रहेगा। अब यह सुनिश्चित करते हुए कि वक्फ परिसंपत्तियों को मुख्य रूप से इस्लामी कानून के तहत प्रशासित किया जाता है, शरिया के तहत प्रशासित किया जाता है, इसलिए ऐसे किया जाएगा। जबकि अतिक्रमण और प्रबंधन के खिलाफ सुरक्षा को बढ़ाया जाता है। तो यह 1995 में ही ये क्या किया जा रहा है, जो एक्ट आया था इसी में संशोधन के लिए 2025 जो है विधेयक लाया गया है। तो वक्फ अधिनियम 1995 है क्या? यह वक्फ अधिनियम भारत में वक्फ परिसंपत्तियों के प्रबंधन प्रशासन को नियंत्रित करता था, जो इस्लामिक कानून के तहत, शरिया के तहत धार्मिक, धर्माज या पवित्र उद्देश्यों के लिए समर्पित परिसंपत्तियां थी। इस अधिनियम इन सब परिसंपत्तियों की देखरेख के लिए राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड की स्थापना को अनिवार्य बनाया गया था। और वक्फ अधिनियम 1995 के अगर मुख्य प्रावधान देखें तो कौन कौन से प्रावधान थे उसमें, तो उसमें था कि वक्फ निकायों की भूमिका क्या थी उसमें, तो अधिनियम में वक्फ परिषद, राज्य वक्फ बोर्ड और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ साथ मुतल्लवी यानी वक्फ संपत्तियों की देखभाल करने वाले जो लोग होते हैं वो उनके कर्तव्यों का भी इसमें क्या किया गया था, उल्लेख किया गया था। फिर वक्फ न्यायाधिकरण के लिए ट्रिब्यूनल के लिए इसमें बात की गई थी कि यह वक्फ न्यायाधिकरणों के अधिकार और सीमाओं को भी परिभाषित कर रहा था, जो अपने अधिकार क्षेत्र में सिविल न्यायालयों के स्थापना के रूप में क्या कर रहा था, कार्य कर रहा था। ठीक है, सिविल न्यायालय की शक्तियां इसके पास थी, यानी न्यायाधिकरणों के पास सिविल न्याय प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालयों के समान शक्तियां और जिम्मेदारियां भी इनके पास थी। बाध्यकारी की शक्ति क्या थी, इनके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते थे। ठीक है, अगर कोई निर्णय इन्होंने सुनाया तो इनके निर्णय क्या है, अंतिम है, बाध्यकारी है, तथा किसी भी सिविल न्यायालय में आप इस न्यायाधिकरण के अधिकार के अंतर्गत क्षेत्र आने वाले मामले संबंधी मुकदमे या कानूनी विवाद पर विचार करने की अनुमति आप नहीं होती थी, एक बार अगर यहाँ पे आ गया तो। ये सारी चीजें थी। फिर संशोधन विधेयक अब 2025 में क्या चेंज किया जा रहा है, इसका नाम बदलकर उम्मीद विधेयक कर दिया गया है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है कि वक्फ परिसंपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में कई चुनौतियों का सामना करना है। मतलब उद्देश्य वक्फ परिसंपत्तियों को नियंत्रित करने वाले ढांचों को आधुनिक बनाना, प्रौद्योगिकी संचालित प्रबंधन शुरू करना, जटिलताओं को दूर करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, ये सारे काम है। ठीक है, इसलिए इसको प्रस्तुत किया गया है और लोकसभा में से ये क्या हो गया है, पारित हो गया है। तो वक्फ संसाधनों का सामुदायिक विकास और कल्याण के लिए इष्टतम उपयोग किया जाए। क्यों किसी एक ही व्यक्ति के पास उसका एक्विवरेंस हो, क्यों एक ही व्यक्ति के पास सारी सब परिसंपत्तियों का वो सारी चीजें हो, जो लोग दान दिए हैं यानी जो भी कम्युनिटी के उन सबके पास उसका हो, क्यों कि ये किसी एक ही फैमिली का सारी चीजें बने। तो ये सामुदायिक विकास और कल्याण के लिए इष्टतम उपयोग किया जाए, ये इसमें कहा गया है। ठीक ना। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में भारत में वक्फ परिसंपत्तियों के प्रबंधन और समझता बढ़ाने के लिए और क्या इसमें बदलाव मतलब किया गया है, तो इसमें बदलाव है, विधेयक का नाम बदलकर उम्मीद रखा गया है, मैंने बताया है, एकीकृत प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता विकास, ये सारे काम है। और गैर मुस्लिम सदस्यों का समावेशन इसमें कैसे, समावेशित को बढ़ाने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का प्रावधान है। ठीक है, और जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है लैंड को एक्वायर करने के लिए वो काम करता है, ठीक यहाँ पर भी ये संशोधन में बताया गया है। वक्फ बाय यूजर हटाया गया, मतलब वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ बाय यूजर प्रावधान जो था उसको समाप्त करना है। अब इससे पहले परिसंपत्तियों को केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए उनके दीर्घकाल उपयोग के आधार पर वक्फ के रूप में नामित करने की अनुमति देता था। हालांकि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 क्या कर रहा है कि विधेयक के अधिनियम होने से पहले पंजीकृत जो सभी वक्फ उपयोगकर्ता परिसंपत्तियां अपनी स्थिति बरकरार रखेंगी, सिवाय उन परिसंपत्तियों की जो सरकार के साथ विवादों में शामिल है। ठीक, यह मेन पॉइंट है यहाँ का। ठीक, तो धारा 40 को इसको हटाया जाएगा, ट्रस्टों को बाहर रखा गया। इसमें वक्फ समर्पण के लिए पात्रता जो है कम से कम 5 वर्षों के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं मुसलमानों को ही इसमें संपत्ति समर्पित करने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उत्तराधिकार अधिकारों का संरक्षण, परिसीमा अधिनियम 1963 का अनुप्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर पारदर्शिता और जवाबदेही तय की जाएगी। सुव्यवस्थित प्रशासन के लिए इसमें जवाबदेही सारी चीजें तय करना इसका मुख्य रूप से कार्य है। तो ये है वक्फ बोर्ड। अब देखते हैं हम लोग जब राज्यसभा में अगर पारित हो जाएगा तो फिर जब राष्ट्रपति के पास जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कौन सा विधेयक पारित हुआ और कौन सा अधिनियम बना है। ठीक है, तब तक मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।